एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। माना धारा की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पर भी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा लगा दिया। अब मुझे ये बताओ, जैसे कि कोई नाव है और उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो इस व्यक्ति की चाल होगी एक तो धारा की चाल और प्लस होगा नाव की चाल। ऐसा क्यों होगा, जैसे कि पानी है, पानी किसी दिशा में इस तरफ चल रहा है और अगर हम इस पानी में नाव को छोड़ दें तो नाव भी इसी तरह से मतलब इसी दिशा में जाएगी, तो ये हो जाएगी पानी की चाल। अगर इसी नाव में कोई नाविक भी बैठ जाए और वो नाव को आगे की ओर लेकर जाए, तो एक तो नाव की चाल होगी और पानी की चाल होगी, तो इन दोनों की चाल जोड़ने के बाद ही हमारे पास क्या आएगी, इस व्यक्ति की चाल जो है निकल कर आ जाएगी। तो हमें इन दोनों चालों को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल यानी कि जो जल की चाल है वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर किसकी चाल बची, नाव की यानी कि बोट की। तो बोट की चाल कितनी हो गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 32 किलोमीटर हो गई एक दूरी, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर। इन्होंने क्या कहा है, धारा के प्रतिकूल जाने में। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, जैसे कि पानी इस तरफ आ रहा है और नाव जा रही है इस तरफ, ये हो गए एक दूसरे के विपरीत यानी कि प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, अगर नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है तो 1 घंटा अधिक लेगी। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, अगर जो नाव है वो पानी की दिशा में जाएगी, जैसे पानी इस तरफ जा रहा है और नाव भी इसी दिशा में जाएगी, तो इन दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगी, पानी की भी और नाव की भी। अगर पानी इस दिशा में जा रहा है और नाव उसके विपरीत जा रही है, तो नाव की चाल में से पानी की चाल जो है घट जाएगी, क्योंकि हमें केवल और केवल नाव की चाल ही ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में जाने में नाव यानी कि बोट की चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकूल जा रही है यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, तो नाव की चाल में से पानी की चाल जो है घट जाएगी। नाव की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा में से x किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल जाने की चाल, धारा के अनुकूल जाने में
बोट बोट की चाल कितनी हो जाएगी? जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी यानी कि 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यहाँ पर घंटा क्या हो गया? समय। तो यहाँ पर समय दिया गया है तो इसका मतलब है हमें चाल को भी समय में बदलना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर समय दिया गया है तो हमें इनको भी समय में बदलना है। समय को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो चाल यहाँ पर चली जाएगी भाग में। तो ये हो जाएगा दूरी बटे में चाल। 32 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पर लिखेंगे 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में लगा समय, क्योंकि हम समय को निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 24 माइनस x और बटे में चाल। दूरी 32 किलोमीटर है तो यहाँ पर आएगा 32 और बटे में चाल। चाल कितनी है? 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी तो सेम रहेगी यानी कि 32 किलोमीटर और चाल कितनी हो जाएगी? 24 प्लस x। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो धारा हमें उतना ही पीछे ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा। एक तो नाविक उस नाव को चलाएगा और दूसरा पानी जो है उसको आगे की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि दो चाल जुड़ जाएगी तो हमें समय जो है कम लगेगा। तो अनुकूल जाने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा और जो प्रतिकूल जाएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो प्रतिकूल जाने में जो समय लगा है उसमें से हमें घटाना है अनुकूल जाने में लगा समय को, यानी कि हम इस समय में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो है 1 घंटा आएगा, 1 घंटे के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 32 बटे में 24 माइनस x, माइनस करेंगे 32 बटा 24 प्लस x बराबर 1। इन्होंने इस प्रश्न में ये कहा है कि अगर हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर समय कम लगेगा। अब हमें इस समीकरण को हल करना है और यहाँ से x का मान जो है निकालना है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर लैसा नहीं लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 24 माइनस एक्स और गुणा में हो जाएगा 24 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 24 माइनस एक्स को छोड़ना है और 24 प्लस एक्स से यहाँ पर गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 32 गुणा में 24 प्लस एक्स, माइनस का निशान लगाएंगे। अब हमें 24 प्लस एक्स को छोड़ना है, इसको छोड़ देंगे और इससे ऊपर गुणा कर देंगे। 24 माइनस एक्स बराबर में 1 है। 32 और 24 की गुणा करने के बाद आएगा 768 प्लस 32x माइनस 32 और 24 की गुणा करेंगे तो 768 ही आएगा, माइनस के 768 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 32x की गुणा करेंगे तो 32x आ जाएगा, बटे में इन दोनों की गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 1 है। अब देखिए 768 प्लस के हैं और माइनस के भी हैं, तो ये कट जाएगा। 32x प्लस के हैं और प्लस के ही 32x है, तो 32 32 जुड़ जाएगा, 2 2 4 3 3 6, तो x को गुणा में कर देंगे और इसकी जब हम गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से आएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बटे में 1 मान लिया और वज्र गुणा कर दी, इसकी गुणा यहाँ पर करी तो यहाँ पर हमारे पास जोकतु आ गया, और जब हमने इसकी गुणा 1 से करी तब भी हमारे पास जोकतु आ गया, जो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आया था। इन दोनों को हम इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है ना, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा 576 और ये जो का तो इसी तरफ है तो प्लस 64x बराबर में क्या बचा 0। अब हमें जो चर राशि है उसकी घात को घटते हुए क्रम में लिखना है, क्योंकि उसका व्यापक रूप यही होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस हो जाएगा 576 बराबर में 0। अब हमें इससे x के मान निकालने हैं, यहाँ से 2 मान निकल कर आएंगे क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो 1 और 576 की गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है 576 ही आएगा। 576 के गुणनखंड करने हैं, 576 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 17, 2 8 16, यहाँ से 1 बचा ये हो गया 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 एकम 2, और जब हम 2 से 144 को भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 2 छिक 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 9 18, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। अब हमें इन सभी गुणनखंडों का इस तरह से यूज करना है कि हमारे पास जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो है 64 आ जाए, यानी कि बीच वाली संख्या। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72,
अब देखिए अगर हम 72 में से 8 को घटाए तो हमारे पास जो है 64 आ जाएगा। 72 में से अगर हम 8 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा 64। इधर से दाएं ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा 6, तो कितना आ गया है 64, जो कि हमें चाहिए था। अब हमें 72 और 8 को यहाँ पर लिखना है, यानी कि 72 माइनस 8 करके। तो और सभी संख्याओं को हम जुकातू रखेंगे x² प्लस यहाँ पर रखेंगे 72 माइनस 8 और गुणा में x माइनस 576 बराबर में 0 चल रहा है हमारा। x² प्लस x की गुणा अंदर कर देंगे तो 72x माइनस 8x माइनस 576 बराबर में है 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, यानी कि कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x से एक जैसा है, तो ये हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 72। इन दोनों में माइनस कॉमन है और 8 भी कॉमन है। 576 के गुणनखंडों में 8 भी आता है, तो इसलिए इन दोनों में 8 कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ पर प्लस बचा क्योंकि माइनस तो कॉमन होगा। यहाँ पर कितना बचा 72 बराबर में 0, क्योंकि जब हम -8 की गुणा x से करेंगे तो -8x आएगा और जब हम -8 की गुणा प्लस 72 से करेंगे तो माइनस का 576 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 72 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस 72 हो जाएगा कॉमन और जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस का 8 बचा, बराबर में क्या है 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 72 बराबर 0 और यहाँ से आएगा x माइनस 8 बराबर 0। अब हमें इन दोनों से x के मान निकालने हैं। 72 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का आएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। अब यहाँ से 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 8 आ जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, धारा की चाल, जो कि प्लस में होती है माइनस में नहीं। तो हमें ये चाल निकालनी थी जो कि प्लस में होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे बाद में एक लाइन लिखनी है, अतः धारा की चाल बराबर कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा।